राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस के सब टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपकी एस-चांद बुक से हैं और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपके पास एनसीईआरटी और एस-चांद की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन का, घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एनसीईआरटी एस-चांद की बुक। लेट स्टार्ट डूइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, पार्ट ए, व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है, व्हाई इट इज रेड, और ये लाल रंग का क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो ब्लड है रेड कलर का लिक्विड है हमारी बॉडी में, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, क्योंकि ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आसानी से आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो आराम से जो जा रही है, फ्लो हो रही है पूरी बॉडी में, वो ब्लड से हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब्लड इज रेड कलर, ब्लड इज रेड कलर liquid which circulates in our body, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, मेन आपका फ्लूइड है सर्कुलेटरी सिस्टम का। Why it is red? It is red because of a pigment। ये एक पिगमेंट की वजह से रेड होता है। उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एक्चुअली जो पिगमेंट्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चीजों को कलर देते हैं। जैसे कि आपका जो ग्रीन लीफ है, प्लांट जो ग्रीन होते हैं वो एक पिगमेंट की वजह से होते हैं, उसका नाम क्लोरोफिल है। इसी तरह से आपका जो ब्लड का कलर है वो रेड है और उस पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन है। अब क्वेश्चन नंबर बी आता है, यहाँ पे 50 का ही पार्ट है। स्टेट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। जो मैं बात कर रही थी कि मेन कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो अभी क्या क्या काम करता है हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? फंक्शन ऑफ ब्लड, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। अब नोस्ट्रिल के थ्रू होता हुआ लंग्स तक जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वियोली तक आता है और उससे काफी सारी आपकी क्या जुड़ी होती है, बहुत सारी आपकी नर्व जुड़ी होती है जो कि ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है। एल्वियोली क्या कर रहा है? एल्वियोली कर रहा है आपकी नोज से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है थ्रू दी ब्लड सेल्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है दूसरे बॉडी पार्ट तक, वो ब्लड कर रहा है। तो इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। उसके अलावा क्या करता है? जो अभी क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ जिसमें कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ, वहां पे बाय प्रोडक्ट निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? अब जो ब्लड वेजल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट से ब्लड के थ्रू ही वो कहाँ जा रही है? वो दोबारा एल्वियोली में जा रही है, उसके बाद वो आउट हो रही है नोज से। तो इसका काम ऑक्सीजन को लेकर जाना है लंग्स से दूसरे बॉडी पार्ट तक और दूसरे बॉडी पार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना है। तो इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल टू लंग्स टू ब्रीथ आउट। फिर और क्या काम करता है? इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे बिलाईज होते हैं, बिलाए होते हैं, वो क्या करते हैं? फूड का एब्जॉर्ब करते हैं और फूड को एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड से यहाँ पे ब्लड वेजल जुड़ी होती है इससे, जो कि एनर्जी को लेकर जाता है दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द बॉडी पार्ट। तो एक तरह से क्या कर रहा है? आयात और निर्यात का काम कर रहा है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम कर रहा है। बॉडी को जिन चीज की जरूरत है उसको इम्पोर्ट कर रहा है और बॉडी से जिन चीजों को निकलना चाहिए उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। साथ में इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट। अब क्या होता है? हमने खाना खा लिया, जो बचा कुचा खाना है और ठीक है, अब वो भी हमारी बॉडी से आउट होना चाहिए, तो उसको भी कैरी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और क्या कर रहा है? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? WBC होते हैं जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। अगर कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आ गया तो ये एंटीबॉडीज बनाना का काम करता है। क्या करता है? ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है जो कि सोल्जर की तरह हमारी बॉडी में काम करती हैं और बाहर से आने वाले जर्म्स को मार देती हैं और हमें डिसीज फ्री करती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है यहाँ पे ब्लड। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ ब्लड। अब इसके बाद आता है नेम अ सर्कुलेटिव फ्लूइड
इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड, ब्लड के अलावा और कौन सा फ्लूइड है हमारी बॉडी में जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में यूज होता है, तो उसका नाम है लिम्फ। द नेम ऑफ द अदर फ्लूइड्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज lymph. Okay, so now moving forward to question number 51। और बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या समझते हैं? नेम द ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, और उन ऑर्गन का नाम लिखना है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्ट करते हैं। तो देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट of materials inside the body। किस तरह का मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना, ऑक्सीजन को लेकर आना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना, और जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको दूसरे बॉडी ऑर्गन तक लेके जाना। तो यही हमारा काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सो circulatory system is a system which is responsible for the transport of material inside the body। the various organs के बारे में बताना है सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो ऑर्गन्स देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे हार्ट है, ये पंपिंग का काम करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट टू दूसरे बॉडी ऑर्गन तक लेके जा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक लेकर आ रहा है। इसके अलावा हार्ट से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जैसे आर्टरीज है, ये हमारी पूरी बॉडी में नसें फैली हुई हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये सारी की सारी आपके क्या है, ये ऑर्गन्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में काम आते हैं। फिर है ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल इट्स पार्ट। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके पार्ट को हमें यहाँ पर लेबल भी करना है। डोंट फॉरगेट टू लेबल द पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए ये ह्यूमन हार्ट है, ये एक मुट्ठी के साइज से, आपकी जो मुट्ठी है आप जब उसको बंद करेंगे, फिस्ट को जब बंद करेंगे तो वो जो साइज है वही आपके हार्ट का साइज है। अगर आप चाहते हैं जानना कि आपके हार्ट का साइज क्या है तो अपनी मुट्ठी बंद करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ऊपर के ये 2 चैम्बर्स और नीचे के 2 चैम्बर्स। ऊपर के चैम्बर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर के चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे के चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है हार्ट का और ये आपके हार्ट का राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग राइट एट्रियम बोल ऊपर के जो राइट साइड है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखती हूँ अपनी तरफ से तो ये राइट साइड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो राइट साइड है इसके ऊपर वाले चैम्बर को हम राइट एट्रियम बोलते हैं और लेफ्ट वाले साइड के ऊपर वाले पार्ट को लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। इसी तरह से नीचे वाले को हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और लेफ्ट वाली साइड को हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसके बीच में एक बॉल्व है। ये बॉल्व का काम क्या है? ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही हो रहा है, बॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इसमें वेना कैवा है जो राइट एट्रियम से जुड़ी हुई है, पल्मोनरी आर्टरी है, फिर मेन आर्टरी है जिसको ऑर्टा भी कहा जाता है, पल्मोनरी वेन है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है? यहाँ पे मस्कुलर वॉल है, ये हार्ट की मस्कुलर वॉल है और यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर भी है। तो ये पूरा की पूरा आपका हार्ट का डायग्राम है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? तो देखिए सिंगल सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली। अब इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन में एक बार ही सर्कुलेशन होता है। हमारा जो हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन वाला है। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस।
इन अ कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ पे जो ब्लड है ये पास हो रहा है हार्ट से ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम इन अ कंप्लीट सर्कुलेशन। लेकिन डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, इसका ट्वाइस हो रहा है कि जो एक पूरा सर्कुलेशन है उसमें जो ब्लड है वो हार्ट से 2 टाइम, 2 टाइम्स पास होता है। तो आपका क्या हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, whereas double circulation is a circulatory system in which the blood travels twice through the heart in the one complete cycle of the body। अगर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें तो वहां पर डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है। आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना आपको आना चाहिए। तो सिंगल सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम in which blood passes through the heart only once in one complete cycle, okay, only once, whereas double circulation is a circulatory system in which blood travels twice, 2 बार in the one complete cycle। So that is the meaning of the single circulation and double circulation। Now moving forward to the question number 52। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को चेकआउट नहीं किया है, वहां पे आप देखेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सॉल्यूशन इस चांद के आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के भी मिल जाएंगे, चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। आप एक बार जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट करें अगर आपको और सॉल्यूशन चाहिए तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट blood circulation system with the help of suitable diagram which shows all step involved। तो हमको यहाँ पर हमें सुटेबल डायग्राम बताना है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हमारे किस तरह से हो रहा है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो बताना है। देखिए डायग्राम की बात करें तो ये हमारा डायग्राम है, एक एक करके हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। तो यहाँ पर देखिए पहली बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो सबसे पहले नोस्ट्रिल से हमारा क्या आता है, नोस्ट्रिल से हमारी ऑक्सीजन आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट में देखिए यहाँ पे व्हेन द मसल ऑफ when the muscle of all the four chamber, what does the meaning of 4 chambers? 2 atrium and 2 ventricle। देखिए ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपको हार्ट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सो व्हेन द मसल ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, जब रिलैक्स्ड होती है, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है एक बार रिलैक्सेशन होता है, आर रिलैक्स्ड द पल्मोनरी वेन, द पल्मोनरी वेन, वेयर इज द पल्मोनरी वेन इन द फ्लो डायग्राम, यू कैन सी यहाँ पर ये आपका पल्मोनरी वेन यहाँ पर है। ठीक है, ओके, pulmonary vein brings the oxygenated blood from the lungs in the left atrium of the heart। अब देखिए इसको समझिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, जो कि लिखना जरूरी था इसलिए पहले मैंने लिखा। अब ये क्या कर रही है, देखो ये लंग्स दे रखे हैं, ये हमारा क्या दे रहा है, वहां दे रखा है हमारा लेफ्ट एट्रियम दे रखा है, यहाँ पे राइट एट्रियम दे रखा है, यहाँ पल्मोनरी वेन है। सबसे पहले जब नोज के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ आती है तो जो एल्वियोली के थ्रू जो ब्लड वेजल्स लगी हैं वो क्या कर रही है, उसमें जो मेन आपका पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ लेके जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में लेकर जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले जो स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, व्हेन पल्मोनरी वेन brings the oxygenated blood from the lungs to the left atrium, this is your first। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट आपका रिलैक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट पर आएंगे हम लोग। अगर मैं डायग्राम में यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है, अगर मैं अब आपको समझाऊं सेकंड वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, तो देखिए सेकंड वाले पॉइंट में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड शिफ्ट हो रहा है वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ लिखेंगे when the left एट्रियम, पहले तो रिलैक्स था, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड pushed into
the left ventricle, left ventricle through valve 1। ठीक है, हमने यहाँ पे वॉल्व का नाम भी दे रखा है, थ्रो वॉल्व 1। तो पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, आपका पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में और यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है हार्ट आपका। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड पासेस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लेफ्ट एट्रियम में आ गया है, अभी मेन आर्टरी से होता हुआ, जिसको कि ऑर्टा कहते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है दूसरे बॉडी ऑर्गन तक। क्या कर रहा है, नाउ that aorta carry the oxygenated blood from the left ventricle to the other body organs। तो इसको कैसे लिखेंगे थर्ड वाले को हम लोग, देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ मैंने एक साथ समझा के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए थर्ड वाला पॉइंट, when the left ventricle contract, okay, when that left ventricle contract, पहले लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और खून आपका बॉल्व 1 से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया था। अब थर्ड स्टेप में लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये फिर से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आपका मेन आर्टरी से होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बॉडी ऑर्गन्स तक। So the oxygenated blood enter the main artery called aorta from which it goes to the different body organ through small branches। ठीक है, स्मॉल ब्रांचेस से होता है, कोई आपका स्टमक तक पहुंच गया, कोई आपका पेनक्रियास तक पहुंच गया, इस तरह से पहुंच रहा है। गोज टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन थ्रू स्मॉल ब्रांच कॉल्ड आर्टियोल्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिनको कि हम आर्टियोल्स एंड कैपिलरी कहते हैं। अब क्या हो रहा है, बॉडी ऑर्गन से अब आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लगेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कैवा से, जो मेन वेन है वेना कैवा से होते हुए राइट एट्रियम में जाता है। कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। दिस इज ए फोर्थ। तो पहले प्रोसेस में लंग्स से रिलैक्स था आपका हार्ट, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड गया बॉल्व 1 के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, दूसरा प्रोसेस। नाउ अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया दूसरे बॉडी ऑर्गन तक, देन बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया मेन वेना कैवा से, कहां पर गए, राइट एट्रियम में। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, द मेन आर्टरी कैरीज द ब्लड टू ऑल द ऑर्गन टू द हेड आर्म एक्सेप्ट द लंग्स। ठीक है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव ऑफ ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड एंड डिसॉल्व मटेरियल टू द बॉडी सेल, then carbon dioxide produced, as I told you, in the process of the respiration, the carbon dioxide produced in the different body organs, and the carbon dioxide produced in the cell enter to the blood, deoxygenated blood enter through the main vena cava which carried the deoxygenated blood to the right atrium of the heart. Now fifth process, it again contract, the right atrium again contract and passes the deoxygenated blood to the right ventricle. This is the fifth process. Then deoxygenated blood passes to by the contraction to the right ventricle by the pulmonary artery, it carries deoxygenated blood to the lungs। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदला और वो दोबारा लंग्स पे आ गया, और लंग्स पे आके फिर से ऑक्सीजन भरेगा उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड तो नोज के थ्रू होके निकल जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से इसी तरह से रोटेशन हो रहा है। तो टोटल 6 स्टेप में आपका पूरा की पूरा हार्ट काम कर रहा है। तो चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप भी मैंने आपको यहाँ पे बता देती हूँ लिखकर, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर लिखने में होता है। तो फिफ्थ में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं CO2 लिख देती हूँ यहाँ पे, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट वेंट्रिकल थ्रू वॉल्व B2, थ्रू वॉल्व B2। नाउ सिक्स पार्ट, अब सिक्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने पर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। ठीक है, so when right ventricle contract, the deoxygenated blood
blood enter to lungs through pulmonary artery and releases carbon dioxide and absorb fresh oxygen from air. The blood become oxygenated again and sent it to the left atrium of the heart by pulmonary vein for the circulation inside the body. The whole process repeated continuously. ये हमेशा आपका रिपीट होता रहता है प्रोसेस पूरा आपके लाइफ टाइम तक जब तक आप जिंदा हैं. अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 53. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 53 के 4 पार्ट हैं. पार्ट ए, नेम दी रेड पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड. बड़ा ही आसान है. उस रेड पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन. व्हाट इज द नेम of that red pigment is hemoglobin, is responsible for the color of our blood which is red. Now B, why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammal. Oxygenated माने जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है, deoxygenated जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है. ये क्यों जरूरी है मैमल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को सेपरेट करना. चाहे हम मैमल्स की बात करें चाहे हम बर्ड्स की बात करें, तो इट इज नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज इन मैमल एंड बर्ड्स. एज mammals and birds have high energy needs, have high energy needs because they continuously require energy to maintain their बॉडी टेम्परेचर. देखिए वर्ड्स है या मैमल्स का मतलब जो बच्चे जो एनिमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दे आर मैमल्स लाइक ह्यूमन, डॉग, कैट. तो हम जैसे लोगों को और वर्ड्स को अपनी बॉडी का टेम्परेचर रिक्वायर करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बहुत जरूरत होती है. इसलिए सेपरेट करना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, जिस तरह का हमारे अंदर सिस्टम दे रखा है. तो सी पार्ट है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ एन एम्फीबियन. एम्फीबियन कौन होते हैं? जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, लाइक फ्रॉग. तो इनके अगर हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करें कि कितने होते हैं, दे हैव 3 चैम्बर्स. और मैमल्स के तो आपको पता है ह्यूमन के 4 होते हैं, तो मैमल्स के 4 होते हैं. और फिश की बात करें जो कि एक्वाटिक एनिमल है, तो एक्वाटिक एनिमल के 2 चैम्बर का हार्ट होता है. अब आता है डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ फिश. फिश के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, हमको यहाँ पर ये बताना है. लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ फिश, कि फिश के अंदर किस तरह से सर्कुलेशन होता है. सो फिश हैज 2 चैम्बर हार्ट. जस्ट वी लर्न अबाउट दैट. फिश हैज 2 चैम्बर हार्ट. तो जो फिश का जो दिल होता है उसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं. तो ऑक्सीजनेशन of blood takes part in gills, क्योंकि वो गिल्स के थ्रू ही डिसॉल्व ऑक्सीजन लेती हैं, तो वहीं पे ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो रहा है. नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the gills supplied to the body parts of the fish where ऑक्सीजन इज यूटिलाइज. क्योंकि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरह से फिश के बॉडी ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है. तो गिल्स के थ्रू आपका वहां पर ऑक्सीजन उसके ब्लड में
मिलता है ब्लड के थ्रू दूसरे बॉडी ऑर्गन तक जाता है, जैसे हमारे में हो रहा है। एंड जब ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर तो एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एंड एंड टू मेकिंग डीऑक्सीजनेटेड, और वो उसको क्या करती है, ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है रिटर्न टू दी हार्ट, ठीक है, रिटर्न to the heart to be pumped in gills again and goes out, pumped in gills again, so it can be goes out into the water again. So this is the work, गिल्स के थ्रू ब्लड में आपका ऑक्सीजन मिक्स होता है फिश का, देन वहां से वो ब्लड के थ्रू दूसरे बॉडी ऑर्गन तक जाता है, वहां पे भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ब्लड में मिलती है, देन वो अगेन गिल्स के थ्रू आउट हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के अलावा और कौन सा एक फ्लूइड होता है जो उसको हेल्प करता है काम में। सो व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट आर इट फंक्शन, सो लेट्स सी हियर व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, और उसके फंक्शंस के बारे में भी हम लोग इधर बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल, जैसे ब्लड वेजल्स होती है ऐसी लिम्फ वेसल होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, एंड लिम्फ नोड्स ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ, जिसका काम है कि वो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करे फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसी को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसका काम क्या है, इट टेक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें हेल्प करता है। इट टेक्स पार्ट बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स ऑफ ड्रेन्ड आउट द बॉडी टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द लिम्फोसाइट, जो हमारे मरे हुए बॉडी टिश्यूज होते हैं उनको ड्रेन करता है, उनको निकालता है लिम्फोसाइट्स के थ्रू, वो खा जाते हैं एक्चुअली इसको, contained in the lymph nodes by making antibodies. It help in removing the waste product like the fragment of the dead cell, हमारे जो waste product होते हैं माने कि जो हमारे fragments होते हैं मरी हुई cells के, उनको भी हटाने का काम करता है। Now B part, what is blood pressure, what are the two factors used to express the blood pressure in a person, तो blood pressure क्या है, so the pressure at which the blood pumps, क्योंकि आपको पता है हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सो द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप, वो प्रेशर जिसपे कि ब्लड पंप हो रहा है अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट is called blood pressure। और अगर हम बात करते हैं तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर में, और 90 mm मरकरी से लेकर 120 mm मरकरी तक हमारे ब्लड का प्रेशर होना चाहिए, इससे कम या ज्यादा होता है तो हमारे लाइफ को रिस्क है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सी, नेम द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द ह्यूमन ब्लड, सबसे ज्यादा जो मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, तो उसका नाम है यूरिया। यूरिया हमारी बॉडी का मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। हाउ इट इज रिमूव फॉर आवर बॉडी, तो ये हमारी बॉडी में यूरिन के फॉर्म में आउट होता है बाय द किडनी। नाउ we'll talk about the question number 55. Don't forget to subscribe my channel. It's hard to create a such knowledgeable video for the students, and your payback is to be subscribe my channel. Question number 55A, name the various organ of the human excretory system। अब देखो यहाँ पे human excretory system आ गया है, और यहाँ पर हमको बताना है कि human excretory system जो कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट निकालने का काम करता है, उसके कौन कौन से ऑर्गन है, तो किडनी है, मेन ऑर्गन्स के नाम लिख रही हूँ मैं, किडनीज, उसके बाद यूरेटर्स जो कि टू होते हैं, टू थिन ट्यूब्स होती है जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं, उसके बाद ब्लैडर है, व्हाट इज ब्लैडर, एंड यूरेथेरा। सो दीज आर द मेन ऑर्गन्स
for the excretory system. Now draw the neat label diagram. So neat label diagram for the human excretory system is here. I talk about two kidneys. So these bean shaped organs are known kidney. These are attached with that two long tube. They are known as ureter. Then they are attached to a pouch that is known as bladder. ये काम करता है यूरिन को लंबे वक्त तक स्टोर करने का. और दिस इज नोन एज यूरेथेरा जहां से यूरिन आउट होता है. राइट नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसका क्या फंक्शन है. सो इट्स फंक्शन इज टू रिमूव द पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस. इसका काम है पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालना फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना. एंड मेंटेन आयनिक बैलेंस. और जो हमारी बॉडी के अंदर के जो आयंस होते हैं उनको बैलेंस करके रखना. कॉल्ड osmoregulation. So this is the work of the excretory system to just take out the waste from our body, poisonous waste. Now question number 56, let's talk about it. So it's little tricky one. So question number 56 है describe the mechanism of the urine formation in human excretory system. हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें यूरिन माने सुसु का फॉर्मेशन कैसे होता है. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर. सो लेट्स सी दिस. तो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन बिकॉज इट वाज क्वाइट बिग, तो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है. द डर्टी ब्लड कंटेनिंग द वेस्ट लाइक यूरिया एंटर द ग्लोमेरुलस which enter to the blood. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्लोमेरुलस क्या है. किडनी का पार्ट होता है जिसमें देखिए ग्लोमेरुलस है. अब यहाँ पे ब्लड वेजल डर्टी ब्लड को लेकर आती है जिसमें क्या होता है यूरिन होता है. यूरिन में क्या होता है यूरिया होता है. राइट यहाँ पे यूरिन बनना भी चालू होगा, यूरिया होता है. अब इसके साथ साथ इसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट वाटर, ठीक है, और यूरिया भी होता है. तो हमको ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट और वाटर की हमारी बॉडी के अंदर जरूरत होती है. सब कुछ इसमें से पास होता है. तो प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल पास इनटू द बोमन कैप्सूल. जो किडनी का ही किडनी के अंदर सब पार्ट है बोमन कैप्सूल. एंड देन एंटर द ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन भी क्या है किडनी का ही पार्ट है, तो नेफ्रॉन से होते हुए जाता है. देन व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेन यूजफुल सब्सटेंस एज वेल एज द वेस्ट सब्सटेंस. क्योंकि जो सॉल्यूशन आया जो फिल्ट्रेट है उसमें यूजफुल सब्सटेंस के साथ साथ वेस्ट भी है, तो ये पास होता है ट्यूब से. The useful substance like glucose, amino acid, most salt and water are absorbed in the blood. तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि ब्लड को उसकी जरूरत है. और जो वेस्ट है लाइक यूरिया एंड सम अनवांटेड सॉल्ट, एक्सेस वाटर लेफ्ट बिहाइंड इन ट्यूबल्स, और वो ट्यूबल्स में रह जाता है जो उसके बाद यूरेटर से होकर आपके ब्लैडर तक जाता है. तो दैट इज कॉल्ड, और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहलाता है येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन, जो हमारी बॉडी से आउट होता है टाइम टू टाइम. नाउ वेयर इज यूरिन carried through ureter. अब where is urine carried through ureter? तो ureter से होता हुआ आपका जो यूरिन कहाँ तक जाता है वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में. ऊपर वाले डायग्राम में मैंने समझाया था. तो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, बी का आंसर. तो व्हाट इज यूरेथेरा? यूरेथेरा क्या है? यूरेथेरा इज अ ट्यूब. इट इज अ ट्यूब which passes out the urine from the body collected in urinary bladder. Right. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 57 अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के एस्पेक्ट में. किडनी किसी की खराब हो जाए तो किस तरह से जो किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, पॉइजन सब्सटेंस को अलग करना. किसी की खराब हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए और वो ढंग से काम ना करे तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हम लोग डायलिसिस का यूज करते हैं. भाई यहाँ पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय डायलिसिस, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट आर पुट ऑन डायलिसिस. तो जिनका किडनी फेलियर हो जाता है या किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है
उस तरह के पेशेंट को हम डायलिसिस पर डालते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मीन बाय डायलिसिस, और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसके हमें प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात करना है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय डायलिसिस पहले ही बताएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है, डायलिसिस क्या है? डायलिसिस इज अ प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसीजर। तो एक ही बात करते हैं पहले, इट इज अ प्रोसीजर फॉर cleaning the blood. It is a procedure to cleaning the blood of a person by separating urea from its it is called from the blood, it is called dialysis. ब्लड से यूरिया को अलग करना ही डायलिसिस कहलाता है। किस तरह के पेशेंट को रखा जाता है? जिसको किडनी फेलियर हो जाता है। नाउ इसका प्रोसीजर क्या है, विद द डायग्राम हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है प्रिंसिपल में, द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन द पेशेंट आर्म इज मेड टू फ्लो इनटू डायलाइजर, दिस इज द डायलाइजर। अब यहाँ पे आर्टरी के थ्रू जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो डायलाइजर के अंदर जाता है, ट्यूब्स के अंदर। यहाँ पे जो डायलाइजिंग जो सॉल्यूशन है, इस तरह का सॉल्यूशन होता है जो हमारे ब्लड के अंदर के जो सॉल्ट है और जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो फ्लो इन द डायलाइजर ऑफ द डायलिसिस मशीन मेड ऑफ लॉन्ग ट्यूब ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक सेल्यूलोज व्हिच आर कॉइल्ड इन अ टैंक। तो देखिए यहाँ पे ये कॉइल हो रखी है टैंक के अंदर, दिस इज कॉइलिंग। द डायलाइजिंग सोल्यूशन कंटेन वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट सिमिलर कंसंट्रेशन टू दोज ऑफ नॉर्मल ब्लड। एज अ पेशेंट ब्लड पासिस थ्रू द डायलाइजिंग सोल्यूशन, जैसे ही आपके ट्यूब्स के अंदर से ब्लड जा रहा है, अब यहाँ पे क्या जो इम्प्योर चीजें वो बाहर की तरफ आ रही हैं। अब इसके साथ साथ आपकी जो सॉल्ट है वो बाहर ना आ जाए, इसलिए कंसंट्रेशन जो बाहर के सोल्यूशन की वो सेम है। तो ब्लड का जो कंसंट्रेशन है मेन इंपॉर्टेंट चीजों का वो सेम बना रहता है, बस गंदगी बाहर आती है। अब यहाँ से सोल्यूशन क्लियर होते हुए दोबारा से ब्लड आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। कैसे डाला जा रहा है? आर्टरी के थ्रू, वो मशीन तक आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, द क्लीन ब्लड पम्प्ड बैक इनटू वेन और पेशेंट आर्म। तो इस तरह से पूरा डायलिसिंग का प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि पूरा खून निकाला बॉडी से फिर साफ किया अंदर डाला, इट इज नॉट लाइक दिस। धीरे धीरे आपका इम्प्योर ब्लड प्योर होते हुए बॉडी के अंदर जाता रहता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आफ्टर दैट हम लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। Why is transport of material necessary in an organism like plant or animal? जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो क्यों जरूरी है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर? तो ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल इज नेसेसरी एज इट एब्जॉर्ब all essential substances and transport them to all body parts so they reach each and every cell। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं वो सीधे हमारे सारे बॉडी पार्ट तक तो नहीं जा सकता, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू जो भी प्लांट को मिनरल या फिर वाटर चाहिए वो ट्रांसपोर्ट होता है, एनिमल को क्या चाहिए, एनर्जी फ्रॉम द फूड, वो ट्रांसपोर्ट होती है। दैट्स व्हाई द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द पार्ट बी, व्हाट इज द नीड ऑफ द स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सच सब्सटेंस इन प्लांट एंड एनिमल। तो जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उनकी क्यों जरूरत होती है, उन टिश्यूज या ऑर्गन्स की क्यों जरूरत होती है? देखिए, स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर नीडेड टू ट्रांसपोर्ट अ सब्सटेंस इन प्लांट एंड एनिमल्स बिकॉज these tissue and organ can pick up the essential substance। जिस ऑर्गन को जिस चीज की जरूरत होती है वही पहुंचाए, स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारे ऑर्गन्स। तो essential substance like food, oxygen, water etc at one and to the body, to the other end of the body। So that's why we need the different organ and the special tissue in the transportation। So whatever the need is by the body is transported from one end to the another। तो अभी आ रहा है हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स।
जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है. So it has very complex process. So we can learn here. Water and mineral are transported to various part of the body by xylem, because that plant has two parts, two kind of tissue, xylem and phloem, as I talked about earlier also. The main work of xylem to flow the water and minerals to the root hairs to the body part of the plant, and this is one way one directional process. Phloem का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और ये टू वे सर्कुलेटरी सिस्टम है. So water and mineral are transported to various part of the plant by xylem tissue called xylem vessel and tracheids. Tracheids non-flowering plants में होता है. Plants take in water from soil through the root. The water containing mineral called cell sap is carried by the xylem vessel to all the part of the body. The root have root hairs to absorb water and mineral from the soil and diffuse them, and then pass through the cell to cell by osmosis. So epidermis, root cortex, endodermis, and then reach to the root xylem. The water enter the root xylem into stem xylem, and then reaches to the leaves from the petioles. And this is the whole diagram. You don't need to draw the diagram. It's really complex. So we just talk about the xylem here. Now, how is food is transported in plants? तो हमने पानी के बारे में बात कर ली. अब हम बात करेंगे कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. लीव्स जहाँ पे खाना बन रहा है वहां से दूसरे पार्ट तक जाता है आपके प्लांट के खाना, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. पानी के जाने को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. तो एनर्जी के यूटिलाइजिंग के थ्रू ये हो रहा है. द शुगर मेड इन लीव्स इज लोडेड इनटू सीव ट्यूब. जो शुगर है वो आपके फ्लोएम के सीव ट्यूब से होकर जाती है. By using ATP, adenosine triphosphate, this is energy. Water enter to the sieve tube containing sugar, which causes high pressure and pushes the food all over the part of the plants having low pressure. This how food is transported according to the need of the plant. And do not forget to subscribe my channel, like this video and comment below if you have any problem. Bye bye everyone.